जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। भगत सिंह का मुकदमा, इस श्रृंखला में आज से अब हम लोग देखेंगे ट्रिब्यूनल का गठन और उसके बाद अदालत में जो कुछ भी हुआ। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चल रहा था। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक खास अदालत, एक ऐसी अदालत जो एक विशेष केस की ही सुनवाई करेगा और उसका कोई काम नहीं है और दूसरे केस से उस अदालत का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ किसी विशेष केस को देखेगा। तो भगत सिंह के मुकदमे के लिए वो केस, वो ट्रिब्यूनल, मतलब वो विशेष अदालत जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल, ये बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सेक्शन 72, ये जो है इसके तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। और ये एक्ट क्या कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कि वो चाहे किसी खास हिस्से की बात हो या पूरे देश की बात हो, कोई भी एक कानून, अंतरिम कानून, काम चलाऊ कानून बना सकते हैं। और ये जो कानून बनाया जाएगा इसी का नाम है अध्यादेश, जो अब भी हम लोग जानते हैं कि अध्यादेश अब भी जारी होता है। तो और ये अध्यादेश जारी किए जाने से 6 महीने तक की इसकी अवधि होगी। 6 महीने के अंदर इसे विधानसभा से, तब विधानसभा ही कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा, संसद को, तो केंद्रीय विधानसभा से इसे पारित करा लेना होगा या फिर इसको ये मान लिया जाएगा कि ये अध्यादेश खत्म हो गया। तो 6 महीने किसी अध्यादेश की अवधि रहती थी। तो इस बार अध्यादेश ही जारी किया सरकार ने। कानून तो बनाना मुश्किल था, तो एक अध्यादेश बनाया कि अब एक स्पेशल अदालत हम बनाएंगे जो इस मुकदमे की सुनवाई करेगी, भगत सिंह वाले मुकदमे की सुनवाई करेगी। इसके अभियुक्त थे, जो ब्यौरा मिलता है कि इस ट्रिब्यूनल के लिए अभियुक्त थे HSRA के सदस्य। और 1 मई 1930 को इस ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, यानी 1 मई से इसे एक तरह से काम करना था। हालांकि अदालत में सुनवाई शुरू हुई 5 मई से। इस मुकदमे को चलाने के लिए 3 जजों की नियुक्ति की गई, जिसमें यह बनाया गया कि इसमें 2 अंग्रेज जज रहेंगे और 1 भारतीय जज होंगे। जो अभी ट्रिब्यूनल का गठन हुआ उसमें ये 3 सदस्यीय जजों की बेंच थी। तो अध्यक्ष थे, इस बेंच के मुख्य न्यायाधीश थे जे कोल्डस्ट्रीम, और भारतीय जज इसमें थे आगा हैदर, जस्टिस आगा हैदर। तीसरे जो अंग्रेज जज थे उनका नाम था जस्टिस GC हिल्टन। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को जारी रखने में और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं उनसे आग्रह है कि हमारी मदद कीजिए ताकि इस अभियान को जारी रखा जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर उसका ब्यौरा है जिस माध्यम से आप हमें मदद कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब इस किस्से को आगे देखते हैं। एक कोल्डस्ट्रीम, GC हिल्टन और जस्टिस आगा हैदर, ये 3 जजों की बेंच बनी जो सुनवाई करनी थी। जिससे क्यों इस ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी पड़ी, इसके लिए भी सरकार ने कहा कि इसका औचित्य क्या था। इसके औचित्य में सरकार ने कहा कि ये जो मुकदमा चल रहा है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से, लाहौर में विशेष अदालत में, इसमें ऐसा है कि 9 महीने का समय बीत चुका है और 607 गवाहों में से मात्र 230 गवाहों का अभी तक बयान हो सका है। सही ढंग से सुनवाई नहीं हो पा रही है, अदालत की अवमानना की जा रही है, अनुशासनहीनता की जा रही है, जिससे न्याय की मानहानि हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि यह केस किसी भी निश्चित समय में इस केस के फैसले का हो पाना असंभव है।
कितने लंबे समय तक ये मुकदमा चलेगा पता नहीं। इसलिए जरूरी है कि इस मुकदमे में फैसला आ सके तो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, और इसलिए ये ट्रिब्यूनल का गठन किया जा रहा है। इस ट्रिब्यूनल को यह शक्ति दी गई थी कि मृत्यु दंड तक की सजा सुना सकता है, और इसका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला माना जाएगा। उसके बाद फिर अपील इसके यहाँ कहीं नहीं की जा सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि अध्यादेश था 6 महीना, यानी 6 महीने के अंदर इस ट्रिब्यूनल को अपने केस की सुनवाई भी कर लेनी थी। एक तरह से सरकार ने कह लीजिए कि जजों को निर्देश दे दिया था कि 6 महीना में ये केस चाहे जैसे हो रफा दफा कर देना है, क्योंकि इसकी अवधि ही 6 महीने, 6 महीने से अधिक अवधि हो ही नहीं सकती थी। इस मुकदमे में 25 लोग अभियुक्त बनाए गए, और उनमें से कुछ फरार थे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, तो 18 लोगों पर मुकदमा चला है। उन 18 लोगों में 2 लोग भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, और बाकी 16 अभियुक्त बोस्टल इंस्टीट्यूट या बोस्टल जेल जिसे कहा जाता था लाहौर में, वहां पर बंद थे। ट्रिब्यूनल का जब गठन हो गया तो अभियुक्तों को यानी भगत सिंह और उनके साथियों को ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ करके सुनाया गया कि अब आप लोगों का जो मुकदमा है वो यहाँ चलेगा, इस तरह से चलेगा। तो भगत सिंह ने 2 मई यानी ट्रिब्यूनल के गठन के अगले दिन 2 मई 1930 को भारत के गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा। वो पत्र क्या था ये हम लोग देख लेते हैं। गवर्नर जनरल भारत, शिमला, पंजाब, 2 मई 1930। श्रीमान, हमारे मुकदमे को जल्द निपटाने के लिए जारी किए ऑर्डिनेंस की पूरी कॉपी पढ़कर सुनाई जा चुकी है। इसके लिए पंजाब हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की गई है। अगर इस संबंध में अपनाए गए व्यवहार का उल्लेख न किया होता और इसकी सारी जवाबदेही हमारे सिर पर न मढ़ी होती तो हम शायद अपनी जबान बंद रखते, परंतु वर्तमान स्थितियों में इसके संबंध में हम अपना बयान देना आवश्यक समझते हैं। हम आरंभ से ही जानते हैं कि सरकार जानबूझकर हमारे बारे में गलतफहमी पैदा कर रही है। आखिरकार यह एक लड़ाई है, और हम भली प्रकार जानते हैं कि अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए गलतफहमियों का जाल बनाना सरकार का सबसे बड़ा हथकंडा है। इस घृणित कार्य को रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम कुछ कहने के लिए मजबूर हैं। आपने लाहौर साजिश केस के बारे में जारी अध्यादेश में हमारी भूख हड़ताल के बारे में अपना स्पष्टीकरण शामिल किया है। आपने स्वयं स्वीकारा है कि हम में से 2 ने इस मुकदमे के संबंध में स्पेशल मजिस्ट्रेट पंडित श्री कृष्ण की अदालत में होने वाली जांच पड़ताल से पहले भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सामान्य समझ वाले साधारण व्यक्ति की समझ में भी यह बात आ सकती है कि इस मुकदमे का भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। भूख हड़ताल आरंभ करने के कुछ विशेष कारण थे। इस स्थिति में सरकार को उन कारणों के बारे में स्पष्टीकरण देना था जिसके आधार पर भूख हड़ताल की गई थी। जब सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ प्रबंध करने की स्वीकृति दी और जेल जांच कमेटी स्थापित की, तब हमने भूख हड़ताल समाप्त की थी। लेकिन पहले हमें यह बताया गया था कि यह समस्या नवंबर तक सुलझा दी जाएगी, लेकिन उसमें दिसंबर तक विलंब किया गया। जनवरी भी बीत गई, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि सरकार वास्तव में इस संबंध में कुछ करेगी भी या नहीं। हमें लगा कि मामला समाप्त कर दिया गया है। इस स्थितियों में हमने पूरे 1 हफ्ते का नोटिस देकर 4 फरवरी 1930 से पुनः भूख हड़ताल आरंभ कर दी। इसके बाद ही सरकार ने इस समस्या को अंतिम रूप से हल करने के लिए कुछ कदम उठाए। इस आशय का एक विज्ञापन फिर सरकार ने समाचार पत्रों में जारी किया। तब हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। यहां तक कि हमने इस बात का इंतजार भी नहीं किया कि सरकार अपने अंतिम निर्णय लागू करती भी है या नहीं। लेकिन आज ही हमने यह महसूस किया है कि अंग्रेजी सरकार ऐसे साधारण मामलों में भी झूठ और फरेब का सहारा लेने से बाज नहीं आई। वह विज्ञापन खास, निश्चित और निर्णय निकालने वाले आधार पर निर्धारित थे, लेकिन हमने देखा कि उस पर भी विपरीत अमल किया गया। जो भी हो, इस विषय पर बहस करने का यह उचित अवसर नहीं।
अगर यह मामला पुनः कभी उठा तो हम इसका अवश्य निर्णय करेंगे। लेकिन हम पुरजोर कहना चाहते हैं कि भूख हड़ताल का उद्देश्य इस्तगासा की कार्रवाई के विरुद्ध कोई कदम नहीं था। ऐसे साधारण कारणों से हमने इतनी यातनाएं नहीं सही थी। यतीन्द्रनाथ दास ने इतने सामान्य कारण के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया। राजगुरु और सुखदेव ने भी इस बचाव के लिए ही अपने जीवन संकट में नहीं डाले थे। आप स्वयं हमारे मुकदमे के संदर्भ में यह अच्छी तरह जानते थे कि अध्यादेश जारी करने की वजह भूख हड़ताल नहीं थी, लेकिन असल कारण तो कुछ और हैं जिनके बारे में सोचकर आपकी सरकार के होश हवास गुम हो गए। न तो वह इस मुकदमे में विलंब के कारण हुए और न ही कुछ ऐसी संकटमय स्थिति पैदा हुई जिसके कारण इस बेकानून के कानून के ऊपर हस्ताक्षर किए। जरूर ही इसके पीछे कुछ और है, लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं कि उन अध्यादेशों से हमारी भावनाओं को कुचला नहीं जा सकता। भले ही आप कुछ इंसानों को कुचल देने में सफलता हासिल कर लें, लेकिन याद रहे आप इस राष्ट्र को नहीं कुचल सकते। जहां तक इस अध्यादेश का संदर्भ है, हम इसे अपनी शानदार सफलता मानते हैं। हम आरंभ से ही यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका यह कानून एक खूबसूरत फरेब है, यह न्याय नहीं दे सकता। लेकिन अफसोस है कि जेल में जो सुविधाएं कानूनन और इंसाफ करके अपराधियों को मिलती हैं और साधारण बंदियों को भी दी जाती हैं, वह सुविधाएं भी हम राजनीतिक बंदियों को नहीं दी जाती। हम चाहते थे कि सरकार पर्दे से बाहर आए और स्पष्ट कहे कि राजनीतिक बंदियों को बचाव का कोई अवसर नहीं दिया जा सकता। हमें लगता है कि सरकार ने यही बात स्पष्ट रूप से स्वीकारी है। हम आपको और आपकी सरकार को इस साफगोई के लिए धन्यवाद देते हैं और अध्यादेश का स्वागत करते हैं। आपके प्रतिनिधि स्पेशल मजिस्ट्रेट और इस्तगासा के सरकारी वकील द्वारा लगातार हमारे उचित व्यवहार को साफ साफ स्वीकारने के बावजूद सिर्फ हमारे मुकदमे के वजूद के बारे में सोचते ही आपके मस्तिष्क में भयंकर खलबली मची हुई है। हमारे इस संघर्ष की शानदार सफलता का इससे बढ़कर भरोसा और क्या हो सकता है। देखिए, इस पत्र में जो मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं, हालांकि पत्र आपने सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो अब समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो बातें हैं कि ये भगत सिंह कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे भूख हड़ताल से या हमारी अनुशासनहीनता से मुकदमा लंबा खींच रहा है। ये गलत है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भूख हड़ताल का इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। भूख हड़ताल हम अपनी स्थिति के लिए, हमें जेलों में बेहतर स्थिति मिले, हमें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, हमें इंसानों वाली सुविधाएं मिले, इसलिए कर रहे थे। इस मुकदमे का तो कोई लेना देना ही नहीं है भूख हड़ताल से कि हाँ इस मुकदमे को हम लंबा खींचे या हमारे पक्ष में फैसला आए या सरकार हमें छोड़ दे, इसके लिए हमारी भूख हड़ताल नहीं थी। दूसरी ओर गवर्नर जनरल को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया आपने किया है। ये बताता है कि आपके दिमाग में हम लोग कितना खलबली मचा रहे हैं, कितना अधिक सीरियस आप हम लोगों को ले रहे हैं कि एक अध्यादेश लाने की ज़रूरत पड़ गई है। और जो भी बातें थी आपने इस पत्र में देख लिया। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रिब्यूनल में ये मामला चलता है। मुख्य रूप से जो मुकदमा है वो ट्रिब्यूनल का है। फिर से सारी गवाहियां हुई हैं और यही ट्रिब्यूनल जो गठित हुआ है यही फैसला भी सुनाएगा और इसी के फैसले पर भी अमल भी किया जाता है। तो वो अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने बाकी दोस्तों को जो इन विषयों में रुचि रखते हैं उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें बताइए। हम फिर मिलेंगे आगे के किस्से में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।